नमस्ते। आज हम उद्योग और वाणिज्य डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का डाटा करवाऊंगी। फिर हम सेज पॉलिसी जो एपी के सिलेबस में लगी हुई है, सेज पॉलिसी लगी रखी है, रिको आरएफसी लग रखा है और एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि की जो नई पॉलिसी 2019 में आई थी वो जो है वो पढ़नी है। देखो, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में सारा इकट्ठा कर लूं। देखो, हिस्ट्री और कल्चर और जो जियोग्राफी है वो भी पढ़ाऊंगी, पर एग्जाम की डेट पहले है, उसके लिहाज से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो बड़े अच्छे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको लिया। तो आप गौर से देखिए और उनकी धीरे धीरे आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहे। ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगी हिस्ट्री और कल्चर और ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद मैं ज्योग्राफी ही शुरू करूंगी। और ज्योग्राफी इसलिए मैंने लेट ली, उसका कारण ये था कि बार बार जिलों के डिवीजन को लेकर असमंजस की स्थिति थी और अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परफेक्ट डाटा भी नहीं आया, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी अच्छी नहीं थी। तो धीरज रखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम वही पास करता है जो बहुत धैर्य से अपने आप को संभालता है। तो बस यही है, और बिल्कुल ना डरे इस दौरान, किसी भी अफवाह पर गौर ना करें। पेपर आगे जाएगा, पेपर समय पे होगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और क्लास देखना है। तो मजे से क्लास देखें। इसके बाद एक एमसीक्यू का भी क्लास होगा इन दो क्लासेस के बाद, तो आपको वो वहां पे आपको चेक करना होगा कि आप ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि आपको हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2020 और 2022, सॉरी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 और रिप्स पॉलिसी 2022 में कोई तकलीफ नहीं है। तो चलो आज अपन शुरू करते हैं, उद्योग और वाणिज्य। ठीक, चलो। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल है और बहुत डाटा आपको रीड करना है। तो आराम से कूल होके, एकदम ब्रेन को एकदम कूल रख के आपको क्या करना है, चीजों को देखना है। तो आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री को चलाने वाले राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट को, जिसको बोला जाता है उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान सरकार है वो कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा उद्योग को देखती है। तो उद्योग को देखने के लिए, इंडस्ट्री को देखने के लिए उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट बना रखा है? उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो आज जो हम सब कुछ देखेंगे वो किससे देखेंगे? उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, इन सब चीजों को देखेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि उद्योग के साथ वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, है ना। सरल शब्दों में वाणिज्य को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो देखो, ये दोनों शब्द एक साथ क्यों रखे गए हैं? इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उद्योग का क्या मतलब है, आप किसी न किसी चीज को क्या करोगे, निर्माण करोगे, और कुछ ना कुछ क्या करोगे, विनिर्माण करोगे, नया भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन बना करना पड़ेगा। तो ये विनिर्माण और निर्माण से जो भी चीज, जो भी उत्पाद तैयार होगा, उस उत्पाद को आप क्या करोगे, बेचोगे, और बेचने पर क्या लागू हो जाता है, व्यापार लागू हो जाता है। और उसी को सुंदर शब्दों में यहाँ क्या किया गया है, वाणिज्य लिखा गया है। ठीक, इसीलिए इसका पूरा नाम उद्योग और वाणिज्य विभाग है। अब अपन इसके अंदर की लाइंस पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगी जगह वहां मैं क्या करूंगी, बोल्ड करूंगी। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से कभी डरना नहीं चाहिए, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। पहली बात, बस इनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, आने वाला जो फ्यूचर है, जो आप 2024 2025 में अगर एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ बच्चे फ्रेशर हैं जो अभी से तैयारी करके बाद में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर को समझने के लिए शायद उतने अटेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी किसको समझने के लिए पड़ती है, पॉलिटी को पड़ती है, इकोनॉमिक्स को पड़ती है। और आने वाला युग भी इन्हीं का है। तो इस वजह से एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है। यही कारण है कि पहले इनको क्या किया गया है, लिया गया है। तो आप धैर्य रखें। मुझे पता है ये उतावलापन बहुत बढ़ जाता है जब एग्जाम नजदीक होते हैं, तब हम यही सोचते हैं कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अगर जो कुछ भी हुआ है वो भी आपने ढंग से कर लिया और जाकर एग्जाम में परफॉर्म कर दिया, फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो चलो आगे। तो वह राज्य में उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए क्या है,
नोडल डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? नोडल डिपार्टमेंट। तो अभी मैंने बताया कि जितना कुछ भी आपका इंडस्ट्री में काम हो रहा है उन सबको कौन मॉनिटर करेगा, उन सबका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनको सुविधाएं कौन प्रोवाइड कराएगा, उन सबको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, उसको नोडल डिपार्टमेंट कहा है, और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। अब यहाँ से देखिए, वर्तमान में उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, यहाँ पे तथा होगा, इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं। कितने हैं? 36। अभी तक कितने बन रखे हैं? 36 उद्योग और वाणिज्य केंद्र बन रखे हैं जिलों के अंदर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीन जिलों के अंदर जो जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36। याद रखना 36 है। अब इन 36 के नीचे भी क्या बना रखे हैं? उप सब भाग बना रखे हैं। तो उप केंद्र भी कितने बना रखे हैं? तो उप केंद्रों की संख्या कितनी है? 8। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, और ये बहुत नॉर्मल है, आप सबने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जामिनर पूछे कि उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीन राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र है और कितने इसके उप केंद्र है, तो पहले जब उन्होंने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र बोला है तो आपके आंसर का ऑप्शन भी पहला 36 होगा एंड सेकंड कौन सा होगा? 8 होगा। तो बहुत सिंपल से याद रखें कि 36 हमारे पास, 36 हमारे पास जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र है और 8 हमारे पास उप केंद्र है। ठीक, आगे चले, चलो। हाँ, अब हम बात करते हैं जिला उद्योग केंद्र की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वापस पिछला दोहराते हैं। पिछला दोहराने से क्या होता है कि आगे वाली चीज अंदर डालनी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो हमने पिछला क्या पढ़ा कि भाई नोडल डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने कौन सा बनाया उद्योग के लिए? तो नोडल डिपार्टमेंट बनाया उद्योग और वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अब इसी विभाग के अधीन उन्होंने 2 काम किए ताकि ढंग से काम हो सके। एक, उन्होंने प्रत्येक जिला के अंदर क्या बनाया? प्रत्येक जिला के अंदर उद्योग और वाणिज्य डिपार्टमेंट बनाया। ठीक, ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में कितने हैं? ये आपके संख्या में है 36। कितने हैं संख्या में? 36। और इन्हीं के नीचे उप केंद्र भी बनाए। इन्हीं के नीचे क्या बनाए? उप केंद्र भी बनाए। और उन उप केंद्रों की संख्या कितनी है? 8 है। उन उप केंद्रों की संख्या कितनी है? 8। अब अपन आगे चलते हैं। अब हमें यह देखना है कि भाई इन जिला उद्योग केंद्रों का जन्म कैसे हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, इन सब की बातचीत अभी हम क्या करेंगे। तो देखो, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1947 से 79 के औद्योगिक कार्यक्रम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इस योजना में मूल क्षेत्र के उद्योगों के तीव्र विकास, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात उन्मुखी सामग्री बनाने वाले उद्योगों व जनोपयोगी वस्तु बनाने वाले उद्योगों का विविधीकरण पर अधिक जोर दिया और जनता सरकार की औद्योगिक नीति 1977 के तहत देश में राज्य स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपको एपी के एग्जाम में, और अगर आप सेकंड ग्रेड का भी आगे एग्जाम दोगे, एसआई का भी एग्जाम दोगे, जो यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये जिला उद्योग जो वाणिज्य केंद्र है जिलों के अंदर बन रहा है वो क्यों बनाया गया? तो देखो बहुत सिंपल था। सरकार ने अपनी 5th 5 ईयर प्लान के अंदर, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि देखो अब बहुत हो गया कृषि से हमारा क्या नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में भारत की जनसंख्या बहुत है, तो हमें इंडस्ट्री पर क्या करने की जरूरत है? फोकस करने की जरूरत है। जब उनको इंडस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत पड़ी ना, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। वो चीज उन्होंने ये नोटिस की कि इंडस्ट्री अल्टीमेटली जाके राज्य में लगेगी और राज्य में भी किन्हीं जिलों में लगेगी। तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कहां तक पहुंच रखते हैं? जिलों तक पहुंच रखते हैं। और यही आप देखते हो कि 5th 5 ईयर प्लान जो कि 1947 से 79, यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, 5th 5 ईयर प्लान में मिस प्रिंटिंग हुई है।
तो आप सिंपल पहले क्या याद रखना, 5th 5 ईयर प्लान। तो जो 5th 5 ईयर प्लान था आपका, उसके अंदर ये सोचा गया कि हम किसको बढ़ावा देंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे। क्लियर। उसी के दौरान हम देखते हैं कि जो हमारी 1977 की पॉलिसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि जो 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसी के अंदर किसका प्रावधान किया गया था, जिला उद्योग केंद्र का प्रावधान किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, और राज्य सरकार को इसको क्या जरूरी था, मानना जरूरी था। तो बहुत सिंपल है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको क्या कर देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि भाई हमने पहले नोडल डिपार्टमेंट बनाया राज्य के अंदर, जिसका नाम रखा हमने उद्योग वाणिज्य विभाग। ठीक, अब इसी के अंदर हमारे पास जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र है, जो संख्या में कितने हैं हमारे पास, 36 है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र कैसे बने, इनका जन्म कैसे हुआ। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि केंद्र सरकार को भी ये लग रहा था कि भाई अगर हमने अब कृषि से अर्थव्यवस्था के का ध्यान, अर्थव्यवस्था के एक सेक्टर कृषि से थोड़ा ध्यान हटाकर अगर उद्योग को नहीं दिया, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने 5th 5 ईयर प्लान में क्या सोचा कि हमको इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, और चूंकि इंडस्ट्री हम राज्यों के जिलों में जाकर लगाते हैं, तो हमें डायरेक्ट क्या बनाने की आवश्यकता है, जिला उद्योग केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और इसी सोच को 1997 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो औद्योगिक नीति थी, उसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया, और इंप्लीमेंट करके 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये साफ साफ कह दिया गया था कि प्रत्येक राज्य सरकार को अपने वहां पे जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो अब आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो गौर से सुने। अगर आपसे पूछे कि राज्यों में स्थापित जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों के लिए उत्तरदायी औद्योगिक विकास नीति कौन सी है, तो 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। क्लियर, आगे चलूं, चलो। हाँ, मई 1978 में अगली इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अब फिर से हम अपना जिला उद्योग केंद्र की बात करते हैं। तो जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, ये हमें कब मिले, कौन सी पॉलिसी से मिले ये हमें, तो ये हमें मिले थे, सॉरी, केंद्र, ये हमें कौन सी पॉलिसी से मिले, आज तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है केंद्र की, केंद्र, ये हमें 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्या हुए, मिले। अब राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार ने इसको कब बनाना शुरू किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला यही बनेगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना कब करनी शुरू करी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको कब बनाया, मई 1978 से। किससे बनाया, मई 1978 से। अब मैं आपके इस बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिख रही हूं, उन दोनों क्वेश्चन को गौर से देखना और गौर से आंसर देना। देखो, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक पढ़ते वक्त बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़े, सब चीज को खोल खोल के देखें, और देन जब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अनुसार आपको आंसर देना होता है। आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी होती है क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पढ़ने में। अब अगर आपके सामने इसी पर दो तरीके के क्वेश्चन बनने की श्योरिटी 100% है, इसलिए इसको गौर से देखना। पहली, अगर वो पूछे कि राजस्थान में स्थापित, और आंसर आराम से देना, राजस्थान में स्थापित जिला उद्योग केंद्र, राजस्थान में स्थापित, स्थापित, ई की मात्रा गलत, स्थापित जिला उद्योग केंद्र कौन सी औद्योगिक नीति का भाग है, कौन सी औद्योगिक नीति का भाग है। एक क्वेश्चन ये है, इस केस में आपका आंसर होना चाहिए, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, 1977 की औद्योगिक नीति। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 1977 की औद्योगिक नीति को मद्देनजर रखते हुए, औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान में डीआईसी जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों की स्थापना कब की गई, राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की
विभाग की स्थापना कब की गई? देखो दोनों क्वेश्चन बहुत अलग है। उस केस में आपका एक ऑप्शन होगा मई 1978 और आपको उसी को क्या करके आना है, क्लिक करके आना है। मैं आपके लिए कंफ्यूजन नहीं छोड़ रही हूं, इसलिए आपको डायरेक्ट याद करने को कह रही हूं, बड़ा कूलली याद रखे। सॉरी, बहुत कफ एंड कोल्ड हो रखा है तो, और छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, एपी का एग्जाम नजदीक है तो छुट्टी नहीं ले सकते। तो भले ही खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, आपके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो बहुत गौर से इन दोनों क्वेश्चन को देखना। क्या छोटा सा डिफरेंस है कि अगर वो ये पूछे कि राजस्थान में स्थापित जिला उद्योग केंद्र कौन सी औद्योगिक नीति का परिणाम है, तब आपका आंसर होना चाहिए 1977 की जो औद्योगिक नीति है उसका परिणाम है। लेकिन अगर वो ये पूछे कि 1977 की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र जो हैं वो कब राजस्थान में स्थापित किए गए थे, तो वो मई 1978 से क्या किए गए थे, शुरू किए गए थे। तो दोनों क्वेश्चंस को पेपर में ढंग से देखना, ढंग से पढ़ना और फिर ढंग से आंसर टिक करना, वरना बहुत डांट पिटेगी। ठीक, चलो, मई 1978 में जिला उद्योग केंद्र का कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है। ठीक है, तो देखो ब्यावर है, 8 उपकेंद्रों को गौर से देख लो। ब्यावर पूछा जा सकता है, फालना पाली, आबू रोड, बालोतरा है, पूछा जा सकता है, किशनगढ़, मकराना, नीमराणा और सुजानगढ़। तो जो 8 उपकेंद्र हैं वो आपको बड़े ढंग से देखने हैं कि वो ब्यावर है, वो फालना है, वो आबू रोड है, बालोतरा है, किशनगढ़ है, मकराना है, नीमराणा है और सुजानगढ़ है। जो चीज ध्यान रखनी है ना वो है ब्यावर और बालोतरा। इसका सीधा सा संबंध इससे है कि ब्यावर भी अब नया जिला बना है और बालोतरा भी अब क्या बना है, नया जिला बना है। फिर देखो 36 जो है हमारे पास जिला केंद्रों में से 32 तो किस पर स्थित है, जिला मुख्यालयों के अलावा। ठीक है, तो 32 तो जिला मुख्यालय पर है, उसके अलावा जो 4 है उसमें से एक है जयपुर शहर और एक है जयपुर ग्रामीण। ठीक, फिर है भिवाड़ी, फिर फलोदी, ये भी क्या है, जिला उद्योग केंद्र यहाँ पे भी स्थापित है। अब फलोदी तो जिला ही बन गया और जयपुर के तो पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए, है ना। तो बस सिंपल सा ये दिमाग में एक बार रखना है, पढ़ना है। 8 उपकेंद्रों में आपको ब्यावर और बालोतरा का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है और 36 जिला उद्योग केंद्रों में आपको फलोदी पर बहुत फोकस करना है। एक फलोदी पर फोकस करना है, एक भिवाड़ी पर बहुत क्या करना है, फोकस करना है। तो इनको अपने कॉपी के यहाँ पे हेडर पर लिख लीजिए। आगे चलो, इस पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, हाँ, अब हमको याद करना है कि औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए नीतियां और कार्यक्रम, कि भाई उनके लिए सरकार ने क्या क्या नीति बनाई है, कैसा कैसा प्रोग्राम है। तो देखो, राज्य सरकार के दस्तावेज राजस्थान विजन 2022। देखो ये लास्ट जो हमारे सीएम रहे ना, मुख्यमंत्री जो हमारे रहे अशोक गहलोत, उन्होंने निकाला था राजस्थान विजन 2022। ठीक है, तो हमको अब इसको ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है। तो देखो, राजस्थान सरकार के, राज्य सरकार के दस्तावेज राजस्थान विजन 2022 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 12% करना है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनने की क्या है, संभावना है। अब इसको गौर से देखो, पूरा इधर उधर से ध्यान हटाओ और किस पर फोकस रखो, इस क्वेश्चन पर। देखो, हमारे जो पुराने सीएम थे ना, अशोक गहलोत जी, उनका एक लास्ट 1 साल के अंदर एक विजन आया था। उनका विजन था राजस्थान विजन 2022, कि मैं 2022 में राजस्थान को कैसे देखना चाहता हूँ। इस राजस्थान विजन 2022 में उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि ये जो राजस्थान है ना हमारा, इस राजस्थान को हम उत्पादन के श्रेणी में बेस्ट करना चाहते हैं। किसकी श्रेणी में, उत्पादन की श्रेणी में बेस्ट बनाना चाहते हैं। अब उत्पादन कहाँ होता है, उद्योगों में होता है, और उद्योगों में अगर हमारा उत्पादन में हम बेस्ट बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो राज्य की जीडीपी है, हमारी जो राज्य की क्या है, जीडीपी है, उसमें क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। और जैसे ही राज्य की जीडीपी बढ़ेगी, राजस्थान सरकार के हाथ में पैसा आएगा और सरकार अपने घाटों को पाट सकेगी और अच्छी वेलफेयर स्कीम क्या करेगी, ला सकेगी। तो मुख्यमंत्री का विजन क्लियर था कि क्या विजन क्लियर था, कि यही विजन था कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिससे राजस्थान की क्या बढ़ सके,
जीडीपी बढ़ सके। और वो जीडीपी में एक साल के अंदर कितनी ग्रोथ देखना चाहते थे, वो 12% की ग्रोथ देखना चाहते थे, यही क्वेश्चन है। तो उन्होंने लिखा है कि विजन 2022 में हम राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहते थे वो, की वृद्धि वार्षिक चाहते थे, एनुअल चाहते थे। वो कितनी चाह रहे थे, 12% चाह रहे थे। कितनी चाह रहे थे, 12%। तो ये 12% तो आपको दिमाग में हर हालत में रखना है। तो बहुत एक बार और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि लास्ट जो हमारे सीएम रहे मुख्यमंत्री श्री एक्स मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया मोटा मोटा। वो डॉक्यूमेंट क्या था, राजस्थान विजन 2022। उन्होंने क्यों बनाया, उन्होंने कहा भाई इंडस्ट्री, उन्होंने वैसे भी इतनी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की थी जो वेलफेयर की थी, जिससे बेशक राजस्थान गवर्नमेंट का क्या बढ़ता, भार बढ़ता। तो उन्होंने कहा फिर कमाई का जरिया कैसे निकाले, तो सिंपल कहा कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें हम प्रोडक्शन को, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। उत्पादन को बढ़ाने से क्या होगा कि राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है, राजस्थान राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें क्या आएगी, वृद्धि आएगी। और ये वृद्धि उन्होंने टारगेट रखा कि एक साल के अंदर मुझे कितनी लानी है, 12% लानी है। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो उद्योग धंधे लगाने हैं तो आपको पैसा भी चाहिएगा। अकेली सरकार तो इतनी सक्षम नहीं है कि सारी की सारी हैवी इंडस्ट्री लगा ले, तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाना होगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी होगी, सार्वजनिक निजी भागीदारी भी करनी होगी। तो अब जब हम आगे अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें यही बातें लिखी होंगी। तो और इसे बनाए रखने के लिए उन्होंने सार्वजनिक निजी पूंजी निवेश में वृद्धि क्या है आवश्यक, देखो आ गई ना बात कि सार्वजनिक निजी और पूंजी निवेश, कि भाई सरकार और प्राइवेट प्लेयर, सरकार और कोई प्राइवेट प्लेयर, इधर भी अनिल अग्रवाल, अडानी जी, कोई भी हो, अंबानी जी, किसी की भी बड़ी जिसका अच्छा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, हम उन्हें कहेंगे कि आप राजस्थान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा डालें ताकि राजस्थान के अंदर क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने से राजस्थान स्टेट का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। और हम उनको कितना बढ़ाना था एक साल के अंदर, 12%। तो वो उनसे सिंपल क्या कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे। तो ये जो दोस्ती है इसका आउटकम वो क्या चाहते थे कि राजस्थान स्टेट का जो जीडीपी है वो 12% बढ़ जाए। तो आप भी कोई ऐसा दोस्त पकड़ लो जो आपको पढ़ाई में पूरा सपोर्ट दे, और फिर आपका भी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय कुल परियोजना का 5.3 और 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। देखो जितनी भी इंडस्ट्री होती है, मैं यहाँ पे कम जगह है वहीं पे क्या बना रही हूँ, अलग पेन से डायग्राम बना रही हूँ। देखो अगर ये एक खेत है जिसके अंदर खूब सारा गन्ना बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक रोड है जो एकदम कच्ची सड़क है। कैसी सड़क है, कच्ची सड़क है। और यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई किसी व्यक्ति ने जिसमें चीनी बनती है, चीनी का फैक्ट्री है ये। किसका फैक्ट्री है, चीनी का। अब चीनी की फैक्ट्री तक जहां तक ये रोड जाती है वो सारी की सारी रोड कैसी है, कच्ची है। अब चीनी की फैक्ट्री के आगे वाली रोड थोड़ी थोड़ी ठीक है, फिर एक मेन हाईवे आता है और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, बाजार है। तो अगर आपको अपना ट्रैक्टर यहाँ भेजना है या कोई भी व्हीकल यहाँ भेजना है और सड़क कच्ची है तो आपको कितनी तकलीफ आएगी, आएगी ना। और दूसरा, यहाँ खेत के आसपास बिजली के कोई साधन नहीं है जहां से क्या मिल सके इनको, ज्यादा इंडस्ट्री मिल सके, बिजली मिल सके, सॉरी, ज्यादा बिजली मिल सके, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, इसके भी जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो देखो आधारभूत ढांचे का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री को हमेशा खड़े होने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उद्योग को खड़ा होने के लिए पहले एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसको रेल, रोड और बिजली, ये तीन उसको बहुत अच्छे से चाहिए। अगर रोड ठीक नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो इंडस्ट्री क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो इसी को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। आप ऐसे समझे, आपको घर से स्कूल तक जाना है, इसमें भी आधारभूत संरचना लगेगी। अगर आपके पास रोड नहीं होगी घर से स्कूल तक जाने के लिए तो आपको टेम्पो लेने आएगा ही नहीं,
और टेम्पो लेने नहीं आएगा तो आप अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचोगे। तो इंडस्ट्री के अंदर या आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट के साधन, बिजली की जो इंपॉर्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर आधारभूत सेवाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यही कहा कि भाई देखो अगर उद्योग अच्छा करना है ना तो पहले रेल रोड सही करनी होगी। तो रेल रोड सही करने के लिए उन्होंने आधारभूत सेवाओं के लिए क्या लॉन्च किया, कार्यक्रम लॉन्च किया। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी ऐसी कौन सी योजना है राजस्थान की जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पर खर्चा किया। तो सबसे ज्यादा किस पर, कौन सी परियोजना में, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उन्होंने 5.3% किस पर खर्च किया, इंडस्ट्री पर खर्च किया। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको ज्यादा चीजें क्या रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने यहाँ आपको क्या कर दी है, आउट करके दे दी है। तो आगे चले, बोर तो नहीं हुए। हाँ, अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां। तो देखो फर्स्ट एक चीज दिमाग में रखो, क्या दिमाग में रखो कि राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा क्या है, क्रिएटिव है। सबसे ज्यादा क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मकता बहुत ज्यादा है। यानी कि राजस्थान में कृषि के बाद जो सेक्टर सबसे ज्यादा बूम में रहा है वो कौन सा रहा है, शुरुआती दौर में हैंडीक्राफ्ट का रहा है। किसका रहा है, हैंडीक्राफ्ट का रहा है, हस्तशिल्प का रहा है। तो जो सरकार ने भी सबसे पहले अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्राथमिकता देगी ना, वो किसको देगी, हैंडीक्राफ्ट को देगी। तो देखो प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 कब आती है राजस्थान की, 24 जून 1978। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि राजस्थान सरकार की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आती है, तो 24 जून 1978। बहुत आसान है, देखो 24 जून 1978। अब उसके अंदर खादी को, ग्रामोद्योग को, हथकरघा को, हस्तशिल्प के विकास को क्या दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। क्लियर। तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में या नीचे जो लाइव चैट है उसमें एक बार टाइप कर लो, 24 जून 1978 जो है वो राजस्थान का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। फिर हम देखते हैं राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति, ये कब आती है, ये आती है अप्रैल 1992 में। तो अप्रैल 1992 में ये किस पर आ जाते हैं, हस्तशिल्प से सीधा देखो इतना भयंकर रूप से शिफ्ट हो रहे हैं, किस पर शिफ्ट हो रहे हैं, खनन पर, माइनिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। किस पर शिफ्ट हो रहे हैं, माइनिंग पर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो कि भाई फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपके दिमाग में हैंडीक्राफ्ट चल रहा था, फिर अचानक आपको समझ में आया कि यार नहीं, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, राजस्थान में खनिज भी है, तो हम खनिज को भी क्या कर ले, एक्सप्लोर कर ले। तो यही देखो, इसी वजह से एग्जामिनर इन दो जगहों से क्वेश्चन बनाता है कि भाई पहले आपका माइंडसेट पूरा हैंडीक्राफ्ट का था, 24 जून 1978 की जो आपकी पॉलिसी थी वो प्योरली किस पर बेस्ड थी, लघु कुटीर उद्योगों को देखते हुए खादी पर, ग्रामो उद्योग पर और हस्तशिल्प पर। और जैसे ही आप दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हो, इतना आप चेंज हो जाते हो कि आप सीधा किस पर छलांग लगा रहे हो, खनन पर छलांग लगा रहे हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए कई बार एग्जामिनर फर्स्ट और सेकंड बहुत पूछता है। ठीक है, तो खनन और कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर है। तो ये भी पॉलिसी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट, और ये भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। क्लियर। खनन एवं कृषि आधारित उद्योग को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। अब चलते हैं आगे, तृतीय औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति कब आती है आपकी, 15 जून 1994 को। कब आ रही है, 15 जून 1994 को। अब देखो यहां से समझ में आता है कि सरकार जो थी वो इंडस्ट्री को लेकर कितनी अनमैच्ड थी, कितनी मिसमैच थी। मिसमैच देखिए किसी ने नेटफ्लिक्स पर, नहीं देखी क्या, कोई नहीं, प्राजक्ता है, उसके अंदर एक गाना सुनते हो ना आप, हमारा मिठड़ा मेहमान वाला, वो शायद मिसमैच्ड का ही है। तो अब चलो छोड़ो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है ना, क्लास पे आ जाते हैं। तो देखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टाइम बताओ मुझको, 24 जून 1978 था। उस वक्त हमारे दिमाग में इतना हैंडीक्राफ्ट का नशा चढ़ा था कि हमने पॉलिसी में लिख दिया कि देखो हैंडीक्राफ्ट को दे देंगे जगह। ठीक है, पर हैंडीक्राफ्ट से हमें उतना फायदा नहीं हुआ। तो हम जब अप्रैल 1992 में आए तो हम ऐसे बैठ गए सोचने कि यार हमारा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा ही नहीं, अब क्या करें। तो बोले, किसी ने बोल दिया राजस्थान में अरावली है, तुम खनिज निकालो। तो हमने बिना सोचे समझे खनन
और कृषि उद्योग को क्या दे दी, प्राथमिकता दे दी। लेकिन उसका भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ज्यादा कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं हुआ। तो हमारी जो थर्ड पॉलिसी थी वो हमें जल्दी लानी पड़ी, और जल्दी कब लानी पड़ी, 15 जून 1994 को। और उसमें हम क्या कह रहे हैं, देखो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है खनन को सपोर्ट करने के लिए, तो हम क्या करें, बोले बहुत सिंपल है, सार्वजनिक और निजी पूंजी निवेश कर लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो, पीपीपी कर लो। तो हम 1994 में देखो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी पर क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो समझ में आया। तो पहला अपने आप लिख के बताओ, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कब आई थी और उस पर क्या फोकस था, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी और उस पर क्या फोकस था, और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी और उस पर क्या फोकस था। ये तीनों अभी आप चैट बॉक्स में क्या करेंगे, टाइप करेंगे। देन अपन चलते हैं चतुर्थ औद्योगिक नीति पर, जो आती है आपकी 4 जून 1998 को। मतलब राजस्थान में जून का जो महीना है, जो भरी गर्मी का महीना है, जब लोग खेती नहीं करते हैं, तो मस्त बैठ के राजस्थान में किसके बारे में सोचते हैं, इंडस्ट्री के बारे में। देखो लगभग कौन सा ईयर, कौन सा महीना आ रहा है, जून आ रहा है। तो आपके लिए याद करने में आसानी हुई, पहली आई 24 जून 1978 को, बस एक दूसरी है जो अप्रैल में आई है, अप्रैल 1992 को। फिर तीसरी फिर आपकी 15 जून 1994 को आई है, और फिर फोर्थ आपकी 4 जून 1998 को आई है। इसमें उन्होंने कहा कि हम अब क्या बनाएंगे, स्पेशल औद्योगिक क्षेत्र सेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेज बनाएंगे। और सेज एपी के सिलेबस में तो एकदम प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी औद्योगिक नीति थी जिसके अंदर सेज बनाने पर जोर दिया गया। तो वो राजस्थान की फोर्थ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 4 जून 1998 को आई है, उसको उस पर फोकस किया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। तो देखो एक कहानी सुन लो, उससे ये याद हो जाएगी सारी की सारी पॉलिसी। कि देखो राजस्थान में राजे रजवाड़े रहते थे, तो राजे रजवाड़ों ने भी लघु और कुटीर उद्योग के तहत हैंडीक्राफ्ट को बहुत प्रोत्साहन दिया। अब देखते हो ब्लू पॉटरी, ये पॉटरी, वो पॉटरी, मीनाकारी, कुंदन का काम, उस्ता कला, कितना अच्छा अच्छा हैंडीक्राफ्ट राजस्थान में दिखता है। तो आते ही जो पहली पॉलिसी थी जो हमारी 24 जून 1978 को आई, हमने धड़ल्ले से कहा हैंडीक्राफ्ट, उस पर फोकस करेंगे। पर हैंडीक्राफ्ट से इतना रेवेन्यू निकला नहीं, तो हमने सेकंड जो अप्रैल 1992 में आई, उसमें हमने कहा नहीं नहीं, अरावली में खनिज निकलता है, तो किसके पास जाएंगे, धरती से खनन करेंगे और मस्त रहेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, खनन करके हवन कर लेंगे मस्त। फिर हमें समझ में आया कि यार खनन करने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है, वो तो हमारे पास है नहीं और उतना पैसा भी नहीं है। तो तीसरी जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमारी 15 जून 1994 को आई थी, उसमें हमने क्या करा, सार्वजनिक और निजी भागीदारी कर ली। बोले 50% पैसा राजस्थान सरकार लगाएगी, 50% प्राइवेट पार्टी लगाएगी। ठीक, अब उसके बाद हमको समझ में आया कि यार अब तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा कि यहाँ माइनिंग होगी या हैंडीक्राफ्ट होगा, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो हमने कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ। तो फिर देखो फोर्थ में आप क्या बना रहे हो, 4 जून 1998 से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हो, तो बहुत सिंपल है। फिर अपन चलते हैं फिफ्थ के पास, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो 19 दिसंबर 2019 को आउट हुई है। इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इकोसिस्टम के साथ समावेशी, संतुलित, सतत, पर्यावरण अनुकूल, रोजगार परक औद्योगिक विकास पर जोर। अब देखो हुआ क्या, 4 तक हमने सेज वेज बना लिए। अब सेज वेज बनाने के बाद अच्छी खासी इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करनी पड़ी। ग्रोथ करी तो हमें समझ में आया कि जो भी बिजनेस का हमारा दायरा है, जो भी हमारा इंडस्ट्री का जो दायरा है, उसको हमें बढ़ाना तो है, और बढ़ाने के प्रयास भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस तरीके से बढ़ाना है कि हमारा बाहर का पर्यावरण जो है वो खराब नहीं हो, और हमारा जो डेवलपमेंट हो वो एक जैसा हो और लगातार हो, वो उसके बीच में क्या नहीं हो, रुकावटें नहीं हो। तो इसीलिए जो 19 दिसंबर 2019 को हमारी फिफ्थ पॉलिसी आउट हुई, उसमें इसी पर फोकस किया गया कि अब आपने जो कुछ भी इकोसिस्टम बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बना लिया है ना, उसको आपको लगातार क्या रखना है, जारी रखना है। पहली बात। दूसरी बात, इस इकोसिस्टम से इंडस्ट्री के, आपके पर्यावरण को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, संधारणीय होना चाहिए, है ना, जिससे ज्यादा पर्यावरण को क्या नहीं आए, नुकसान नहीं आए। तो बस यही 5 पॉलिसी की कहानी है छोटी सी, कि भाई पहले हमारे राजे रजवाड़े दिमाग में चलते थे, तो हमने हैंडीक्राफ्ट को सब कुछ दे दिया। फिर हैंडीक्राफ्ट से हमें इतना कुछ मिला नहीं, तो हमको धरती मैया याद आई, अरावली याद आई, तो हमने सेकंड पॉलिसी के अंदर खनन और कृषि उद्योग को अपनाया। उन दोनों के बाद हमको ये समझ में आया कि यार हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे नहीं है,
तो हमने थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या किया, सार्वजनिक और निजी निवेश को आमंत्रण दिया। उसके बाद हमको समझ में आया कि हमें अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है, सेपरेट करने की आवश्यकता है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हम सेज को लाते हैं, है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और फिफ्थ आई अभी लेटेस्ट 19 दिसंबर 2019 को, ये डेट आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांचवी औद्योगिक नीति या अभी वर्तमान में जो औद्योगिक नीति जारी हुई है वो कब जारी हुई है। तो वो जारी हुई है 19 दिसंबर 2019 को, जिसमें जो कुछ भी इन 4 में तैयार होकर इंडस्ट्री का ढांचा खड़ा हुआ है उसको आपको लगातार चलाना है और पर्यावरण को बिना बर्बाद किए, इसलिए सस्टेनेबल संधारणीय विकास करना है। तो यहाँ सब कुछ समझ में आया, आगे चलूं। चलो, अब राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन की योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो बहुत सिंपल है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 28 जुलाई 2003 पहली तभी आई थी और ये वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए थी। तो ये तो आपको सिर्फ क्या करनी है, रीड, पढ़नी है। तो आप लिख लो यहाँ पे मोटा मोटा कि निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रयास में आपको पहला कब दिखता है, 2003 में दिखता है। पहला कब दिखता है आपको, 2003 में। दूसरा देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना एवं उद्योग नीति अगस्त 2010। तो आपको दूसरा प्रयास कब दिखता है निवेश के लिए, तो 2010 में दिखता है। फिर आगे चलते हैं। फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अक्टूबर 2014 राज्य में नए निवेश प्रोत्साहन और अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु। तो फिर आपको थर्ड प्रयास दिखता है 2014 में। फिर देन अपन आगे चलते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019। फिर कब दिखा था आपको, 17 दिसंबर 2019। तो फिर आपको निवेश प्रोत्साहन की एक स्कीम कब देखने को मिलती है, 2019 में, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और लेटेस्ट जो मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, रिप्स पांचवी जो है वो मैंने आपको कंप्लीट एक क्लास में पढ़ाई है, रिप्स 2022। वो कौन सी है, रिप्स 2022। तो ये कारवा कब शुरू होता है, ये कारवा शुरू होता है 2003 से, और ये अभी लेटेस्ट कहाँ तक देखना है आपने, 2022। और 2022 पर मैंने पूरा एक वीडियो आपको बना के दिया है, आशा करती हूँ सबको मस्त समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस देखनी क्या है, जरूरी है। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे चले, चलो। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको बोलते हैं डीएमआईसी। अब क्या है ये डीएमआईसी, तो देखो मैं वहां पे ड्रॉ करके दे रही हूं आपको। तो देखो ये राजस्थान है, तो मैं सुंदर सुंदर कोशिश करूंगी कि राजस्थान बना दूं। और यहाँ पे यूपी है, ठीक है, ये है आपका राजस्थान। और इस तरफ हमारे गुजरात है। और यहाँ आपके पास क्या है, महाराष्ट्र है। यहाँ हमारे पास महाराष्ट्र है। और ये है हमारा अरेबियन सी, है ना, अरब सागर। अब क्या है बात कि यहाँ एक पोर्ट है, इस जगह पर क्या है, एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम पता है क्या है, इस बंदरगाह का नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और यहाँ पे एक जगह है यूपी में, दादरी। अब होता क्या है कि यूपी दादरी से लेके राजस्थान गुजरात होते हुए आपको यहाँ तक एक रोड का नेटवर्क बनाना है। किसका नेटवर्क बनाना है, रोड का नेटवर्क बनाना है, जिसको नाम क्या दिया गया है, DMIC। और ये जो रोड का नेटवर्क होगा ना, ये कंप्लीटली किसको डेडिकेटेड होगा, ये कंप्लीटली इंडस्ट्री को डेडिकेटेड होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC इसको बोलते हैं। तो देखो, दादरी यूपी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है कि भाई दादरी यूपी से जो भी इंडस्ट्री के तहत बनकर प्रोडक्ट आ रहा है, आपको वहां कहाँ भेजना है, पोर्ट पर। अब सुनो, पोर्ट पर क्यों भेजना है, क्योंकि हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूपी की पहुंच कहां तक बनानी होगी, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनानी होगी। और इस बीच बेचारे राजस्थान का भी भला हो जाएगा कि राजस्थान में भी अगर कोई चीज बन रही है और अगर हम इस कॉरिडोर पर, इस डेडिकेटेड कॉरिडोर पर उस चीज की माल ढुलाई करते हैं तो वो भी पोर्ट पर पहुंच जाएगी और हमारा भी क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो यही इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है
जिसको क्या नाम दिया गया है, DMIC कॉरिडोर नाम दिया गया है, और ये राजस्थान से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई, इसकी लंबाई याद करनी है, टोटल कितनी है, 1504 किलोमीटर। कितनी है, 1504 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए कि DMIC का टोटल लंबाई कितना है, कुल लंबाई कितना है, तो 1504 किलोमीटर। गौर से इसको देखें, 1504 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है, जिसका लगभग 38%, कितना, लगभग 38%। तो यहाँ पे लिख लो कि ये जितना भी है ना लंबा 1504 किलोमीटर, इसका 38%, कितना, 38%, 38% आपका कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। और इसीलिए राजस्थान के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा इकोनॉमिक डेडिकेटेड फ्रंट रोड जो है वो हमारे पास से गुजर रही है। इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना और आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना। अब कुछ नहीं है, क्या करना है कि जहां जहां ये DMIC कॉरिडोर लगता है, राजस्थान के जिस भी जिले से लगता है, वहां पर हमें क्या बनाना है, औद्योगिक माहौल बनाना है। देखो, आप पढ़ाई करने से पहले माहौल बहुत बनाते हैं अपन सब लोग, चाहे मैं हूं या आप, हम सब है ना, पढ़ाई करने से पहले माहौल बनाते हैं। अब पता है माहौल कैसे बनाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स लाते हैं, टेबल पे रखते हैं, इतने मोटे मोटे नोट्स लाते हैं, टेबल पे रखते हैं, पूरा लैंप वैम्प लाते हैं, और फिर टेबल कुर्सी पूरी बनाते हैं और फिर बैठते हैं। तो पढ़ाई करने से पहले जो आपने इतनी मोटी बुक्स रखी, इतने नोट्स रखे, अपना पेन स्टैंड रखा, टेबल लैंप लगाया, ये सब क्या था, माहौल बनाना। उस माहौल में आप अपने आप को डालते हो तो आप फील करते हो कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही DMIC कॉरिडोर के द्वारा राजस्थान के अंदर ये 38% में जितने भी जिले आ रहे हैं ना, उनमें ये माहौल बना के दिया जाएगा कि देखो, आपको अच्छा प्रोडक्शन करना है इंडस्ट्री का, आपको पूंजी में भी निवेश करना है ताकि इंडस्ट्री लग सके, और फिर आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे हम यहाँ से लेंगे और कहाँ भेज देंगे, JNPT भेज देंगे, वो बाहर जाएंगे और आपको क्या प्राप्त होगा, मुनाफा। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से माहौल बनाना चाह रही है राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो क्लियर, समझ में आया। तो DMIC के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, आपको दादरी यूपी से शुरू करना है, मुंबई के JNPT पे खत्म करना है। टोटल लेंथ जो है वो 1504 किलोमीटर है, जिसमें से 38% राजस्थान में पड़ी है, और राजस्थान को मस्त आपको क्या देना है, औद्योगिक माहौल देना है कि देखो तुम्हारी रोडें इतनी अच्छी हैं, क्यों नहीं, तुम बिजली की तुम्हें प्रॉपर व्यवस्था है, बनाओ ना लगाओ ना फैक्ट्री, बनाओ ना माल, बिकेगा कहाँ पर, JNPT बंदरगाह पर। ठीक, आगे चले। हाँ, अब देखो, फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो हम फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, सुंदर सा, आप लोग गौर से देखें। तो ये हमारा राजस्थान है, और ये हो गया हमारा राजस्थान, और ये यूपी है, इसका दादरी। ठीक, फिर ये गुजरात, और फिर ये महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, और ये हमारा राजस्थान। तो रोड जो बननी है वो ये होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, JNPT तक जाएगी। ठीक, तो ये कौन सा कॉरिडोर हुआ आपका, DMIC कॉरिडोर। अब हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं कि हम अपना राजस्थान ही बनाएंगे सिर्फ। अब तो हमारा राजस्थान बहुत बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा पूछो मत, 53 डिस्ट्रिक्ट्स का राजस्थान है हमारे पास। हाँ, तो अब यहाँ से ये जो इतना हिस्सा जो DMIC के तहत आ रहा है, किसके तहत आ रहा है, DMIC के तहत। 1 मिनट बस सुंदर सा डायग्राम बना दूं मैं, उतनी देर है, बाकी नहीं। तो ये जो हमारा DMIC के तहत, ये जो DMIC के तहत है हमारा राजस्थान 38%, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उसकी। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके दोनों तरफ, ये है ना, इधर भी और इधर भी, कितने, 150 किलोमीटर के दायरे में, कितने दायरे में, 150 किलोमीटर के दायरे में हमें 2 डेवलपमेंट करना है। कितने डेवलपमेंट करने हैं, 2 विकास के काम करने हैं। अब वो 2 विकास के काम क्या है, उस पर फोकस करो।
अब प्रथम चरण में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, अब ये कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बनेगा, घुसते यहाँ पे अलवर है और इसी जगह पर ये क्या बना देंगे, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, जिसको बोला जाता है KBNIR। और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। देखो यहाँ पे है निवेश क्षेत्र, गौर से देखो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों के विकास हेतु एक संयुक्त SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी, यहां से क्वेश्चन आएगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना दिनांक 15 मार्च 2022 को की गई है। अब बहुत गौर से सुनो कि आपका 38% DMIC कहाँ पड़ा है, राजस्थान में पड़ा है। अब राजस्थान में पड़ा है ना, तो उद्योग का माहौल बनाना होगा। माहौल दो तरीके से बनाया, एक क्या करा, खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराणा को पैसे दे दिए, निवेश क्षेत्र बना दिया। उसके नीचे की तरफ थे जोधपुर पाली मारवाड़ वाला रीजन, वहां पे कहा अब तुम काम करो, औद्योगिक क्षेत्र बना दिया। ये दोनों ढंग से काम करे इसलिए एक स्पेशल संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम क्या रखा गया है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, क्या है उसका नाम, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये कब बनाई है इन्होंने, 2022 में ही बनाई है, लेटेस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन की फॉर्मेट में सुनिए कि हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान में DMIC के अंतर्गत आने वाले दो स्पेशल क्षेत्र, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनाई गई स्पेशल पर्पज व्हीकल का नाम क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर, आगे चले, चलो। अब खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक बार थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करके आते हैं DMIC को। तो DMIC जो है हमारा, वो राजस्थान में कितना है, 38% पड़ा है, लेकिन इसका टोटल लंबाई कितना है, 504 किलोमीटर है। अब ये जो राजस्थान में 38% है, इसमें आपको क्या बनाने हैं, दो क्षेत्र बनाने हैं। और ये दो क्षेत्र, एक कौन सा है, खुशखेड़ा वाला क्षेत्र है, खुशखेड़ा भिवाड़ी, और नीमराणा वाला है ना, ये कौन सा है, नीमराणा वाला निवेश क्षेत्र। ठीक, और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका जोधपुर पाली मारवाड़ वाला, जोधपुर पाली मारवाड़, वो औद्योगिक क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। वो कौन सा क्षेत्र बन रहा है आपका, औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर। अब क्या ध्यान रखोगे कि ये दोनों ढंग से काम करे, इसके लिए इन्होंने 2022 में क्या बनाया, तो 2022 में इन्होंने एक SPV बनाई, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया, जिसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रखा गया। ठीक बात। अब हम आगे की बात किसकी कर रहे हैं, कॉरपोरेशन। अब आगे की बात किसकी कर रहे हैं, कॉरपोरेशन। अब हम आगे बात कर रहे हैं पहले खुशखेड़ा भिवाड़ी की। तो देखो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और इसमें अलवर जिले के कितने गांव शामिल है, 43। तो ध्यान रखना, अलवर जिले के कितने, 43। और खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार कर क्या दिया जा रहा है, अंतिम रूप। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 165 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और अलवर के कितने गांव लिए गए हैं, 43 गांव लिए गए हैं। तो क्लियर, आगे चलो। हाँ, अब देखो जोधपुर पाली मारवाड़, जो JVMI है, उसके बारे में देखते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गांव शामिल करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर में, मतलब बड़ा कौन सा है, खुशखेड़ा वाला है, ये उससे तुलना में क्या है, छोटा है। फिर देखो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ अक्टूबर 2020 के बाद निवेश क्षेत्र भी क्या कर गया है, बना दिया गया है। अब रीको को जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका परफेक्ट बनेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन देखिए और मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि जोधपुर पाली मारवाड़
निवेश क्षेत्र की, निवेश औद्योगिक क्षेत्र की, सॉरी औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो उस केस में आंसर क्या होगा आपका? रीको। किसको सौंपी गई है? रीको को सौंपी गई है। तो ये आंसर आपको क्या रखना है? दिमाग में पैक रखना है। ठीक। अब जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना भी जारी की गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो आपका जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको चलाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा रीको को दिया गया है। लेकिन इन दोनों को के लिए एसपीवी जो बनी है उसको कौन देख रहा है? उसको देख रहे हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन देख रहे हैं। क्लियर? आगे चलूं? चलो। हाँ, अब देखो, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, आपको याद रखना है विशेष निवेश, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। विशेष निवेश अधिनियम कौन सा देख रहे हैं हम? 2016। मतलब जितने भी राजस्थान में निवेश के क्षेत्र हैं उसमें से कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उनके लिए क्या बना रहे हैं? विशेष निवेश क्षेत्र। तो देखो, राज्य एवं डीएमआईसी के क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी अधिसूचित किया गया। तो राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी के लिए राज्य स्तरीय संस्था जो है वो राज्य निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया है। तो बहुत सिंपल सा हमें क्या याद रखना है कि विशेष निवेश क्षेत्र एक्ट 2016 क्यों बनाया गया? डीएमआईसी के कारण। किसके कारण बनाया गया? डीएमआईसी के कारण। अब डीएमआईसी के तहत जो भी निवेश का क्षेत्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? विशेष निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष निवेश। और इसको, इस निवेश को देखने के लिए, गौर से सुनना, इस निवेश को देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। वो बोर्ड कौन सा है? वो बोर्ड है राजस्थान निवेश क्षेत्र बोर्ड। उस बोर्ड को क्या कहते हैं आप? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलूं? चलो। हाँ, अब देखो, अब अपन फिर से देख लेते हैं कि आपके पास विशेष निवेश का एक्ट है और वो आपने क्यों बनाया भाई? तो वो हमने बनाया डीएमआईसी के कारण। बना लिया। अब डीएमआईसी के तहत जो भी निवेश का क्षेत्र बनेगा ना उस पर यही कानून लागू होगा और उसको देखने के लिए एक संस्था और बनाई हमने, राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड, है ना? राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड, ये और बना दिया हमने। बस हम बस यही काम करते हैं, कभी बोर्ड बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ। अब यहां से क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट होता है कि अलवर जिले की बहरोड़, गौर रखना, बहरोड़, फिर मुंडावर, फिर नीमराणा, फिर कोट कासिम, फिर तिजारा, तहसीलों के 363 गांव। तो ध्यान रखना, अलवर के बहरोड़, मुंडावर, नीमराणा, कोट कासिम और तिजारा तहसीलों के 363 गांव को शामिल करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र आ गया, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखो, जोड़ बाकी आता है ना करना, तो हमें बनाना है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ये बनानी है हमको। अब यहाँ पे शब्द आया है इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत सारी चीजें संयुक्त होगी। संयुक्त यानी कि जुड़ेगी। तो हमने किस किस को जोड़ा? तो हमने अलवर के अंदर कुछ तहसीलें थी। वो तहसीलें कौन सी हैं? तो देखो, सबसे पहली कौन सी है? बहरोड़। दूसरी कौन सी है? मुंडावर को जोड़ दिया। मुंडावर के बाद और किसको जोड़ा? नीमराणा को। फिर किसको जोड़ा? कोट कासिम को। फिर किसको जोड़ा? कोट कासिम को। कोट कासिम के बाद किसको जोड़ा? तिजारा को। तो टोटल कितनी तहसीलें जोड़ी हमने? तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 तहसीलें हमने जोड़ी।
इन 5 तहसीलों के 363 गांव जोड़कर हमने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड स्पेशल एरिया जो है वो बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 22 फरवरी 2018 की अधिसूचना द्वारा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी क्या किया गया, गठन किया गया। मैंने कहा ना, सरकार को इतनी संस्थाएं बनानी होती है जिसका कोई हद नहीं है। तो बस आप एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि डीएमआईसी का इतना जो गड़बड़ झाला चल रहा है, उसमें अगर आपको विशेष निवेश का क्षेत्र बनाना है तो विशेष निवेश एक्ट लाना होगा 2016 वाला। उसके तहत आप राजस्थान में एक स्पेशल एरिया बनाएंगे, एक स्पेशल निवेश का एरिया बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे भिवाड़ी इंटीग्रेटेड एरिया। ठीक है। अब ये जो भिवाड़ी में एक शब्द आया ना इंटीग्रेटेड, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें जुड़ेगी। तो फिर क्या जुड़ेगी, तो आप क्या करना, अलवर की 5 तहसीलों को ले लेना। ये तहसीलें कौन सी होगी, बहरोड, मुंडावर, नीमराणा, कोटकासिम और तिजारा। इन पांचों के 363 गांव जोड़कर आपको एक अच्छा इंडस्ट्री का वातावरण बनाने के लिए पैसा डालना है, निवेश डालना है, क्योंकि बेसिकली ये दिल्ली से लगता इलाका है, दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो जो बाहर के बड़े उद्योगपति है वो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्या कर दी, बना दी। अब इसको चलाने के लिए इन्होंने एक प्राधिकरण और बना दिया, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण। इतनी सी बात है। और नीमराणा कोई नहीं भूल सकता है। अगर आपने एक गाना सुना है नीमराणा, आज रिंग से रमनिया तिरखवा दे, तो आपको नीमराणा तो अपने आप ही याद रहेगा। और अगर नीमराणा याद रहेगा तो ये सारी की सारी रामायण क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। तो आगे चले, चलो हाँ। अब देखो, दिनांक 28 दिसंबर 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा 43 गांवों को पृथक कर खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र को भी विशेष निवेश क्षेत्र क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और इसके लिए भी रीको क्या है, क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा। फिर देखो, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के 321 गांव के लिए BIDA ही, मतलब भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ रीको नहीं है, निवेश विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। अब इन दोनों जगह से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि खुशखेड़ा के अंदर प्राधिकरण कौन है। तो खुशखेड़ा वाले क्षेत्र में जो प्राधिकरण है वो है आपका रीको। कौन है, रीको है। ठीक। लेकिन अगर आपको भिवाड़ी पूछ दे, लेकिन आपको क्या पूछते, भिवाड़ी पूछते, गौर से सुनना मेरी बात, अगर आपको भिवाड़ी पूछ ले, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड पूछ ले, तो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड के अंदर जो आपका प्राधिकरण है विशेष निवेश क्षेत्र में, वो आपका कौन सा है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड है। कौन सी है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ आंसर रीको नहीं होगा, और मैं श्योर हूं कि आपको एक ऑप्शन रीको दिया जाएगा। तो जो भी एपी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस विशेष तौर पर इस चीज का क्या रखें, ख्याल रखें। एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़े, गंधारी नहीं बनना। ठीक, आगे चले। चलो अब देखो, स्कीम है, पहली स्कीम हम कौन सी पढ़ रहे हैं, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। कि भाई जो युवा लोग हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, वो इंटरप्रेन्योर भी बने। इसके लिए सरकार क्या दे रही है, प्रोत्साहन। और मैंने पहले भी सिखाया है कि सरकार का प्रोत्साहन देने में तीन चीज आती है, ब्याज अनुदान आता है, यानी कि सब्सिडी आती है, लोन देना आता है, या छूट देनी आती है। तो हम पढ़ते हैं इसको। तो राज्य के औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। तो कोई बड़ी बात नहीं, इजी टू लर्न। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का क्या किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बस सिंपल याद कर लो कि युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी इंडस्ट्री में शामिल होकर अच्छे एंटरप्रेन्योर रखो। और सरकार ने कहा है हम पहले 1000 युवाओं को इसके लिए वित्तीय सहायता देंगे। तो क्लियर, आगे चले। अगला, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 1.50 करोड़ की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। अब देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, युवा को प्रोत्साहन देना है। किसके लिए प्रोत्साहन देना है, इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रोत्साहन देना है, उद्योगों के लिए। अब प्रोत्साहन में सरकार सिंपल बात कह रही है कि जो भी 45 वर्ष तक के युवा लोग हैं और कितने 1000, कितने युवा, 1000 युवा जो अपनी इंडस्ट्री लगाने के क्या है, इच्छुक है, उनको हम 1.50 करोड़ के लोन पर, ऋण पर
ब्याज अनुदान। अब कुछ लोगों को ब्याज अनुदान नहीं समझ आता ना, तो मैं उसका प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। अभी हम ब्याज अनुदान दे देंगे कितना परसेंट, 6%। अब इसको बहुत आसान शब्दों में समझे। कैसे समझे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, और उस बैंक की लोन का जो ब्याज का रेट है वो 12% है। कितना है, 12%। तो 12% का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी लोन लिया है उस पर 12% की रेट से क्या चुकाना है, वापस पैसा चुकाना है। अब सरकार ब्याज अनुदान में क्या करती है कि 12% का लोन और ब्याज अनुदान अगर 6% है तो 6% ब्याज की रकम आप भरेंगे और 6% ब्याज की रकम कौन भरेगा, सरकार भरेगी। तो उस केस में 6% आपका डिडक्ट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, ब्याज अनुदान बोलते हैं। तो सरकार बहुत अच्छे से युवा प्रोत्साहन में कह रही है कि भाई जो भी 45 साल तक का युवा है, अगर वो अपनी नई इंडस्ट्री लगा रहा है और ऐसी नई 1000 इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं, तो हम 1.50 करोड़ के लोन पर 6% क्या दे देंगे, ब्याज सब्सिडी दे देंगे। 6% तक का ब्याज हम भर देंगे, उसका बाकी वो खुद भर दे। तो इतना सिंपल है। और हर जगह पे क्वेश्चन है कि भाई युवा की आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष। कितनों को देंगे हम, कितनी ऐसी जो इंडस्ट्रीज होगी जो नई नई अभी बनी है, 1000। और कितना करोड़, 1.50 करोड़ के लोन पर हम कितना ब्याज सब्सिडी देंगे, 6%। तो क्लियर। हाँ, अब क्लस्टर विकास। मैंने पहले भी कहा था कि उद्योगों का विकास सामूहिक तौर पे होता है, इसलिए जो इंडस्ट्री को डेवलप करना होता है उसमें हम सिंगल हैंड अप्रोच के साथ नहीं जा सकते, हमें क्लस्टर अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि आप चाहे राजस्थान रहे, चाहे गुजरात जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, चाहे कर्नाटक जाए, या भारत के किसी भी कोने में जाए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो अप्रोच चाहिए वो चाहिए क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। जैसे एक लोग, कुछ बच्चे होते हैं ना वो अपने आप पढ़ते हैं, सिंगल स्टडी करते हैं, कुछ लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो वो जो ग्रुप स्टडी करना है ना, वो उद्योगों का क्लस्टर विकास है। ठीक है, चलो। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा दस्तकारों का विकास क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच पर किया गया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, वो जो सेक्टर है, प्लस जो हमारे हाथ के कारीगर हैं, दस्तकार है, स्पेशली उनका विकास तो हम किस पर कर रहे हैं, क्लस्टर बनाकर कर रहे हैं। ठीक, अब ये कब से कर रहे हैं हम, 2005 से कर रहे हैं। 2005-06 से राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वर्ष 2005-06 से अब तक क्लस्टर विकास के तहत कुल 47 क्लस्टर क्या किए जा चुके हैं, बना चुके हैं। तो सिंपल क्लस्टर विकास में ध्यान रखो किस चीज के लिए है, ये एमएसएमई के लिए है, एमएसएमई प्लस दस्तकारों के लिए है। कब से शुरू है ये ध्यान रखना, 2005-06 से शुरू है। और अब तक कितने कर दिए हैं, तो अब तक कितने क्लस्टर बना दिए गए हैं कि आराम से दस्तकार और एमएसएमई इंडस्ट्री काम कर सके, 47 बना दिए गए हैं। कितने बना दिए गए हैं, 47। तो क्लियर। ओह, तो आज का क्लास थोड़ा लंबा था, डाटा बहुत था, पर आप हिम्मत ना हारना, आराम से डाटा को दिमाग में डालना, और कल नेक्स्ट क्लास देखने से पहले पिछली को पूरा क्या करना, रिवाइंड करके देखना। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।